दोस्तों, आपने डॉन फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह डायलॉग इस कहानी पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक लेडी डॉक्टर जिसने अपने आशिक से धोखा मिलने पर उसे मारा ही नहीं बल्कि काट के उसके टुकड़ों को बैग में भर देती है। वो अपने आशिक को मार कर ठिकाने लगाने जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस से छूटकर वो ऐसे भागती है कि आज तक पुलिस ही क्या, देश की इंटरपोल भी उसे ढूंढ नहीं पाई। आज इस घटना को लगभग 21 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसका कहीं आता पता नहीं कि आखिर वो कहाँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, ये कहानी है केरल में। एक जगह है पय्यानूर। वहाँ एक लेडी थी, उसका नाम था डॉक्टर ओमाना। वो काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो केरल में ही अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करती है। डॉक्टरी पूरी करने के बाद वो केरल में ही अपना क्लिनिक खोल लेती है। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी से गुजर रही थी। फिर उनकी ज़िंदगी में आते हैं डॉक्टर राधा कृष्णा। उनका भी अपना क्लिनिक होता है, जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं। उनकी शादी डॉक्टर ओमाना से हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जो एक लड़का और एक लड़की होती है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है। उनकी ज़िंदगी में अब तीसरे इंसान की एंट्री होती है। डॉक्टर ओमाना अपने पति से कहती है कि हमारे घर का इंटीरियर डिज़ाइन ख़राब हो गया है, क्यों ना हम इसे फिर से सही करवा लें। ओमाना का पति मान जाता है। फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाते हैं। उसका नाम था मुरलीधरन। मुरलीधरन घर का काम शुरू कर देता है। मुरलीधरन और ओमाना के बीच काफ़ी बातें होती रहती हैं। ये बातें कब प्यार में बदल जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। यह खबर सबको पता चल जाती है। ओमाना के पति को भी इसकी खबर लग जाती है। पति ओमाना को काफ़ी समझाता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में ओमाना अपने पति पर तलाक का दबाव बनाने लगती है। पति भी जिद के आगे हार मान लेता है और वो उसे तलाक दे देता है। दोनों बच्चे डॉक्टर राधा कृष्णा के पास ही रहते हैं। अब मुरलीधरन और डॉक्टर ओमाना एक साथ रहने लगते हैं। अब ओमाना मुरलीधरन से शादी करने को बोलती है, लेकिन वो साथ तो रहना चाहता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था। मुरलीधरन भी पहले से ही शादीशुदा होता है, जिसके पास भी बच्चे होते हैं। अब मुरलीधरन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। वो एक लालची किस्म का इंसान होता है। वो ओमाना से पैसे मांगने लगता है। ओमाना भी उसे पैसे देती रहती थी। अब ये लालच मुरलीधरन में और बढ़ने लगता है। ओमाना भी अब इससे परेशान होने लगती है। अब वो ज़्यादा परेशान होकर मलेशिया चली जाती है और वहीं एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर जॉब करने लगती है। ओमाना और मुरलीधरन अब भी फ़ोन पर बातें करते रहते थे। मुरलीधरन अब भी वहीं पैसे मांगता रहता था। वो ओमाना से नहीं बल्कि ओमाना के पैसों से प्यार करता था। ओमाना मुरलीधरन से कहती है कि तुम भी मलेशिया आ जाओ और हम दोनों शादी कर लेंगे और वहीं आराम से रहेंगे। मुरलीधरन मान जाता है। ओमाना मुरलीधरन से कहती है कि एक काम करते हैं, हम दोनों अपना मुस्लिम नाम रख लेते हैं, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ओमाना नाम बदलने के लिए इंडिया आती है। डॉक्टर ओमाना अपना नाम बदलकर अमीना रखती है और मुरलीधरन का भी मुस्लिम नाम रख जाता है। और फिर वो दोनों अपने न्यू नाम से ही फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं। सब कुछ हो जाता है। वो दोनों मलेशिया चले जाते हैं, वहीं शादी करके रहने लगते हैं। मुरलीधरन तो लालची था। वो ओमाना से पैसे ही मांगता रहता था। एक दिन पैसों को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब ओमाना मुरलीधरन को पैसा देना बंद कर देती है। बस यही बात मुरलीधरन को बुरी लग जाती है। वो ओमाना को छोड़कर इंडिया आ जाता है। मुरलीधरन इंडिया आकर भी ओमाना को फ़ोन पर परेशान करता रहता था। अब वो ओमाना को ब्लैकमेल करने लगता है। बोलता है, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। बोल दूंगा कि तुम मलेशिया में फर्जी नाम और फर्जी पासपोर्ट के साथ रह रही हो। ओमाना को बस यही बात चुभ जाती है। ओमाना अब ज़्यादा ही परेशान हो जाती है मुरलीधरन से। वो तय कर लेती है उसे अब ख़त्म करना ही पड़ेगा। 1996 को ओमाना मलेशिया से इंडिया आ जाती है। इंडिया आकर सबसे पहले वो केरल में अपने भाई के घर आ जाती है। वो अपने भाई के घर 1 या 2 दिन रहती है और फिर वो वहाँ से
ऊटी जाती है। ऊटी जाकर वहाँ वो एक होटल ढूंढती है। होटल वाले उसे कमरा नहीं देते, बोलते हैं कि हम अकेली महिला को कमरा नहीं देते। वो और भी होटल जाती है लेकिन सब जगह से यही जवाब मिलता है, उसे कमरा नहीं मिलता। रेलवे रिटायर रूम होता है जो कि रेलवे स्टाफ के लिए होते हैं, तो वो कुछ पैसे देकर वहाँ एक रूम ले लेती है, तो वहाँ अपना सामान रखती है और वहाँ से जाकर दूसरी जगह रूम ढूंढने लगती है। वहाँ उसे एक होटल में एक रूम मिल ही जाता है। वो वहाँ पर भी अपना तीसरा नाम बदल कर लिखवाती है और नाम लिखवाती है हेमा, और एड्रेस भी गलत लिखवाती है, एड्रेस दिल्ली का लिखवाती है। अब वो 3 दिन के लिए रूम बुक करके मार्केट जाती है और वहाँ से 2 बड़े सूटकेस खरीद कर लाती है और कुछ छुरा वगैरह भी लाती है। वो सूटकेस लेकर होटल में अपने रूम में रख देती है। डॉक्टर ओमाना अब बाहर जाकर एक पीसीओ बूथ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं केरला आई हुई हूँ, तुम मुझसे इस जगह पर मिलो और मैं तुम्हारे लिए पैसे लाई हूँ जो तुमने मुझसे मांगे थे, और मेरे दिल है कि तुम मेरे साथ 2 दिन बिताओ। उधर मुरलीधरन खुश हो जाता है। ओमाना बोलती है कि तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुरलीधरन मान जाता है। वो वहाँ आ जाता है। ओमाना मुरलीधरन को पहले तो होटल लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। ओमाना मुरलीधरन को फिर एक बार में ले जाती है। वहाँ दोनों खाना खाते हैं। ओमाना मुरलीधरन को खूब शराब पिलाती है। अब ओमाना मुरलीधरन को होटल ले जाकर वहाँ से बैग लेती है। बैग लेकर अब दोनों रेलवे रिटायर रूम में आ जाते हैं। वहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को एक इंजेक्शन के बारे में बताती है। बोलती है ये मैं मलेशिया से लाई हूँ, इससे सेक्स पावर बढ़ती है। अब मुरलीधरन खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी वो इंजेक्शन लगवा लेता है। उसे पता नहीं कि वो इंजेक्शन उसकी मौत बनने वाली है, क्योंकि वो इंजेक्शन सेक्स पावर का नहीं बल्कि जहर होता है। इंजेक्शन लगने के कुछ देर में ही मुरलीधरन मर जाता है। अब ओमाना कुछ देर वहीं बैठी उसे देखती रहती है। जब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो वो अपने बैग से छुरी निकालती है और मुरलीधरन के टुकड़े बना देती है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इतने खतरनाक तरीके से काटती है कि अगर कोई देख ले तो रूह कांप जाए। वो जिस्म के हर हिस्से को अलग कर देती है। कुछ टुकड़ों को वो कमोड में डालकर फ्लैश कर देती है। कमोड में कुछ टुकड़े अटक जाते हैं। अब वो उसके टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर बैग में रख लेती है और वो दोनों सूटकेसों को अपने साथ दूसरे होटल वाले रूम में ले जाती है। वहाँ भी ओमाना उसके टुकड़ों को कमोड में डालकर फ्लैश करने लगती है, लेकिन वहाँ भी कुछ टुकड़े कमोड में अटक जाते हैं। अब भी उसके साथ मुरलीधरन की लाश के टुकड़े होते हैं। अब वो सोचती है इसे कहीं ठिकाना लगाया जाए, लेकिन कहाँ। आज तीसरा दिन था। सूटकेस में से अब बदबू आने लगती है, तो सूटकेस पर परफ्यूम लगाती है। डॉक्टर ओमाना को एक जगह का पता चलता है, कोड़ाई कुनाल। वहाँ एक सुसाइड पॉइंट है, कोकट्स वॉक। वो सोचती है वहाँ ये बैग ले जाकर फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इस होटल से निकलकर वो कोड़ाई कनाल जाती है। वहाँ जाकर फिर एक और होटल में एक रूम बुक करती है। वहाँ वो दोनों सूटकेस रख देती है। सूटकेस में से अब बहुत बदबू आने लगती है। वो अब इसे जल्दी ठिकाने लगाना चाहती थी। ओमाना बाहर निकलकर एक टैक्सी बुक करती है। उसमें सूटकेस रखकर सुसाइड पॉइंट की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ इत्तेफाक से वीकेंड था। वहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती है। अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं उस लाश को फेंका जाए। अब ओमाना टैक्सी में बैठकर होटल जाने लगती है। रास्ते में उस टैक्सी में पंचर हो जाता है। टैक्सी वाला दूसरी गाड़ी बुलाता है। उस कार का ड्राइवर जब उसका सूटकेस उठाने चलता है तो ओमाना बैग उठाने को मना कर देती है। ओमाना खुद ही बैग उठाकर कार में रख देती है। कार चलने लगती है। कार के शीशे भी बंद थे। अब कार में उस बैग में से बदबू आने लगती है। कार ड्राइवर ओमाना से पूछता है, मैडम बैग में क्या है जो इतनी बदबू आ रही है? वो कुछ नहीं बोलती। ड्राइवर कई बार ओमाना से पूछता है, लेकिन ओमाना कोई जवाब नहीं देती। अब ड्राइवर को शक होने लगता है। वो ओमाना से बोलता है, मैडम खुद बता दो, नहीं तो मैं देखता हूँ बैग में क्या है। अब ओमाना ड्राइवर को सच बता देती है। बोलती है, इसमें लाश है। वो ये सुनकर डर जाता है। सोचता है ये औरत तो बहुत खतरनाक है।
ओमाना उसे भी लालच देती है, बोलती है कि तुम इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। ड्राइवर भी डर के हाँ कह देता है। अब दोनों कोई जगह ढूंढते हैं जहां इस लाश को फेंका जाए। कार चलती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद डॉक्टर ओमाना की आंख लग जाती है। वो सो जाती हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है उसके चारों तरफ पुलिस के सिपाही खड़े हैं। वो घबरा कर उठती है। वो देखती है कि उसकी कार एक पुलिस चौकी के पास खड़ी है। वो समझ जाती है कि वो पकड़ी गई। दरअसल जब ओमाना की आंख लगती है तो ड्राइवर कार को पुलिस चौकी की तरफ ले जाता है। पुलिस को सब बातें बता देता है। पुलिस जब सूटकेस खोलते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें इंसानी लाश कटी हुई जिसके अनगिनत टुकड़े बने हुए थे। उसमें मुरलीधरन का हाथ भी होता है। पुलिस अब ओमाना को पकड़ लेती है। लाश को उनके घर वालों को सौंप देते हैं। ओमाना को 5 साल की सज़ा होती है। 5 साल जेल में काटने के बाद ओमाना को जमानत मिल जाती है। जमानत तो मिल जाती है लेकिन वो जमानत तोड़कर भाग जाती है और आज तक किसी को पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा है या मर चुकी है। पुलिस और इंटरपोल ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तक उसका कहीं अता पता नहीं है कि वो है कहाँ।